वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। भोजन और आपूर्ति की कमी के कारण बहुत अधिक बुली होती थी, जिसमें कमजोर लोगों से जबरदस्ती भोजन छीन लिया जाता था और ये लोग भोजन नहीं कर पाते थे और इस प्रकार मर जाते थे। यह देखकर एना की आंखों में आंसू आ गए। रोलांड का मानना था कि यह उसके लिए बहुत कठिन रहा होगा। रोलांड के वाक्य पूरा होने से पहले ही एना ने उसे बताया कि उसके पिता उस समय भी उसके प्रति सुरक्षात्मक थे, इसलिए दोनों के बीच एक क्षण का मौन रखा गया। कुछ क्षण बाद एना ने हल्के से कहा कि यह 25 स्वर्ण सिक्के हैं, जो एक चुड़ैल की सूचना देने पर इनाम के रूप में दिए जाने वाले सोने के सिक्के का संकेत था। फिर उसने कहा कि उसके पिता बस जीवित रहना चाहते थे। एना की बात सुनकर रोलांड क्रोधित हो गया और उसने मेज जोर से पटक दी तथा एना से वादा किया कि उसने जो कहा है वह सीमावर्ती शहर में कभी भी दोबारा नहीं होगा। वह धीरे धीरे अपने कार्यालय की ओर चले और बारकोव से मिलने की मांग की। बारकोव के साथ 3 आदमी थे, उनमें से 2 गार्ड थे और एक स्थानीय शिकारी था। ये दोनों गार्ड हर साल फायर बीकन के प्रभारी गश्ती कप्तान होते हैं। राक्षसी जानवरों के हमले के बारे में निकटवर्ती गढ़ को सचेत करते हुए तथा इस शिकारी, नीले बाल वाले तथा चेहरे पर एक बड़े जख्म के निशान वाले एक लंबे बलिष्ठ व्यक्ति ने दावा किया कि न केवल उसने पहले राक्षसी जानवरों से लड़ाई की है, बल्कि उसने उनमें से 2 को मार भी डाला है। रोलांड ने अपना सिर हिलाया और तीनों व्यक्तियों से एक एक करके अपना परिचय देने को कहा। रोलांड से बात करते समय युवा गार्ड बहुत घबराया हुआ था, संभवतः पहली बार किसी राजकुमार को इतने नजदीक से देख रहा था। बोलते समय वह हकला रहा था। उसने रोलांड को बताया कि जब बर्फबारी शुरू होगी तो वे राक्षसी जानवरों को जंगल से गुजरते हुए देखेंगे तो वे उत्तर की ओर की खदान में स्थित टॉवर में आग की बत्ती जला देंगे, फिर एक गुप्त पासवे का उपयोग करके वापस भागें। रोलांड ने दूसरे गार्ड की ओर इशारा करते हुए उससे कहा कि अब से वह ही सवालों का जवाब देगा। उनसे पूछा गया कि वे कैसे दिखते हैं और क्या उन्हें मारा जा सकता है। दूसरा गार्ड भी घबराया हुआ था, उसके हेलमेट से पसीना निकल रहा था, लेकिन कम से कम वह हकलाया नहीं। इसके बाद उन्होंने रोलांड को उत्तर देते हुए बताया कि राक्षसी जानवर सामान्य जानवर हैं जो बुरी आभा से संक्रमित हो गए हैं, जिससे वे असामान्य रूप से पागल और आक्रामक हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी मारा जा सकता है। चांगूगढ़ से घुड़सवार सेना की टीम को हमेशा कुछ अवशेषों को साफ करने के लिए भेजा जाएगा। अचानक शिकारी ने अपने घुटनों पर पैर पटकते हुए चिल्लाया, वे कुछ भी भयानक नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा कि उसने पहले 2 राक्षसी जानवरों को मार डाला था। यहाँ तक कि रोलांड भी 7 फुट से अधिक लंबे शिकारी की आभा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रोलांड की ओर से बारकोव ने शिकारी का परिचय कराया। उसका नाम एक्स है और उसके इतने लंबे होने का कारण यह है कि एक अफवाह है कि उसके पास माजिन जायंट्स का रक्त वंश है। फिर एक्स ने उन 2 राक्षसी जानवरों के बारे में बात की जिन्हें उसने मारा था। एक जंगली सुअर की प्रजाति थी और दूसरी भेड़िया प्रजाति थी, जिसे उसकी उत्पत्ति से परिभाषित किया जा सकता है इससे पहले कि वह बुरी आभा से संक्रमित हो। संक्रमित प्रजाति में ऐसे गुण आ जाते हैं जो उन्हें सशक्त बनाते हैं, जिससे उनसे निपटना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वे असली समस्या नहीं है। असली समस्या मिश्रित प्रजाति है, क्योंकि एक्स ने अपनी शर्ट उठाई और अपने कंधों से लेकर अपने निचले धड़ तक एक बड़ा घाव दिखाया जो उसके शरीर के 1/4 भाग को ढक रहा था। ये मिश्रित प्रजातियां न केवल क्रूर हैं, बल्कि इनमें कुछ स्तर की बुद्धिमत्ता भी होती है। एक्स को पहले भी ऐसी ही एक घटना का सामना करना पड़ा था और वह बहुत भाग्यशाली था कि बेहोश होने से पहले ही वह पास की नदी में कूद गया था, जिससे उसकी जान बच गई। सारी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद रोलांड खड़ा हुआ और उसने सभी को बताया कि उसने सीमावर्ती शहर में ही रहने का निर्णय लिया है। कार्टर और बारकोव हैरान रह जाते हैं और कार्टर एक बार फिर से अपनी बकबक करने वाली शैली को सक्रिय कर देता है। प्रकाश की गति से शब्दों को उगलते हुए रोलांड को सूचित करता है कि यह निर्णय बहुत खतरनाक है। वह रोलांड को खुद को इतने बड़े खतरे में नहीं डालने दे सकता। रोलांड ने उसे रोका और पूछा कि यदि रोलांड उसे दीवार दे दे तो क्या होगा। कार्टर को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने रोलांड से कहा कि वह मूर्खता न करे। 4 महीने से कम समय में दीवार बनाना एक असंभव कार्य है। Grow your career with Gen AI skills on Udemy. With over 1,700 Gen AI courses on ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Gemini, and prompt engineering, you can learn to improve your writing, create images for your business, and more. Sign up today and start learning. रोलैंड समझते हैं कि कार्टर को उनकी कही बात पर विश्वास दिलाना कठिन है। उन्होंने कार्टर से बस इतना कहा कि इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। यदि उन्हें 3 महीने के अंत तक विश्वसनीय दीवार नहीं दिखती है तो वे गढ़ में वापस चले जाएंगे। रोलैंड का जवाब सुनने के बाद कार्टर अंततः जमीन पर घुटने टेककर आश्वस्त हो जाता है और रोलैंड की रक्षा के लिए अपने जीवन की शपथ लेता है। यहाँ हम ग्रे कैसल के वैश्वी बंदरगाह पर हैं, जहाँ हम एक महिला का परिचय दे रहे हैं जिसके बालों के बीच से ठंडी समुद्री हवा बह रही है। समुद्र तट से टकरा रहा है। एक महिला ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, 1 पीस के समुद्री डाकू की तरह कपड़े पहने हुए है और अपने बेड़े की स्थिति के बारे में उसके आदमियों से पूछ रही है। अधीनस्थ ने उत्तर देते हुए बताया कि बेड़ा 3 दिन में वापस आ जाएगा।
यह दृढ़ निश्चयी महिला ग्रे कैसल के राजा की तीसरी संतान गार्सिया विम्बलडन है। राजा द्वारा प्रावधान की घोषणा करने से कई साल पहले से ही वह अपने बेड़े को प्रशिक्षित और स्थापित कर रही थी। उसका स्वभाव और सुंदरता उसकी बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करती है। प्रावधान से बहुत पहले ही उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित कर लिया था, जिससे पता चलता था कि उसकी दूरदर्शिता कितनी बुद्धिमानी भरी थी। शीघ्र ही अपनी सेना का निर्माण करने में सक्षम हो गई, जिसमें श्रेष्ठ सैनिक, अनुभवी नाविक तथा लंबे समय तक समुद्री अन्वेषण से अर्जित प्रचुर धन शामिल था। वह अपने साथी भाइयों और बहनों से एक कदम आगे है। गार्सिया ने एक दुष्ट योजना को खारिज कर दिया था, अपने भाई बहनों के पास जासूस भेजना और उनकी हत्या करने का अवसर ढूंढना। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 3 भाई बहन जासूस का पता लगाने में सक्षम थे और उन्हें मार डाला, लेकिन वह आश्चर्यचकित थी कि उसका बेकार चौथा भाई जहर की गोली निगलने के बाद कैसे जीवित रहने में सक्षम था। उसे जासूस से एक पत्र मिला जिसमें बताया गया था कि उसने रोलैंड को अपनी आंखों के सामने जहर की गोली निगलते देखा था। यहाँ किसी की याद में हम देखते हैं कि एना बकरियों से घिरे एक खेत में बैठी है और पादरी की पोशाक पहने हुए आदमी एना की ओर बढ़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एना इस समय कौन सी किताब पढ़ रही है। यह आदमी एना का शिक्षक है। उसका नाम कार्ल वैन बैट है। फिर स्मृति आईने की तरह टुकड़ों में बिखर गई। कार्ल द्वारा एना की फांसी को देखने वाली भीड़ के पीछे पड़ने से उसे भारी चिंता और तनाव हुआ और कार्ल को हर दिन इन दृश्यों से यातना मिलती है, जिससे उसका दिमाग धीरे धीरे खराब होता जाता है। कार्ल अपने कार्यालय में उठता है। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। हमें पता चला कि वह इस छोटे से सीमावर्ती शहर में इसलिए है क्योंकि ग्रे कैसल के अधिकारियों ने लालच के कारण पत्थर की सामग्री को हटा दिया, जिससे एक नई थिएटर इमारत ढह गई और 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। उन्होंने वह संगठन बनाया जिसमें कार्ल ने दोष लेने का काम किया। कार्ल की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके शरीर में घृणा की ज्वाला जल रही थी। वह सोच रहा था कि एना जैसी पवित्र आत्मा को क्यों फांसी दी गई। कहानी में रोलांड ने बारकोव से कहा कि वह एना की जगह मृत्युदंड की सजा पाए अपराधी को लाए, ताकि निवासियों को यह भ्रम हो कि रोलांड ने एना को ही फांसी पर लटकाया है, क्योंकि उन्होंने अपराधी का मुंह बंद कर दिया था और चेहरा ढंक दिया था। इसलिए किसी को नहीं पता था कि एना अभी भी जीवित है। यहाँ तक कि कार्ल को भी लगता था कि अन्ना मर चुकी है। कहानी पर वापस आते हैं। ये भयानक मनुष्य पैसे के नशे में नाच रहे हैं और अपना लालच पूरा कर रहे हैं। कार्ल खिड़की से बाहर देखता है और निराश होकर देखता है कि यह राज्य अंदर से सड़ रहा है। असमानता, भारी कर, लालची अधिकारियों से भरा हुआ है जो अपने नागरिकों के जीवन का मूल्य नहीं समझते। एक निर्दोष लड़की को फांसी पर चढ़ा रहे हैं। वह भगवान से सवाल करता है, सच्ची बुराई क्या है? दस्तक, दस्तक, दस्तक। कार्ल ने दरवाजा खोला और देखा कि एक छोटी लड़की रो रही है। लड़की परेशान और चिंतित है। उसे अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है और उसे डर है कि उसका भी हाल अन्ना जैसा हो जाएगा। वह डर से कांप रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। कार्ल के दिमाग में कुछ कौंधा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, छोटी लड़की की आंखों में देखा और कहा कि वह उसकी रक्षा करेगा, और फिर उसके सिर पर थपथपाया। कार्ल सड़क पर चलता है। अपने संगठन पर आरोप लगने पर खड़े न होने का अफसोस करता है। एना को फांसी दिए जाने पर खड़े न होने का अफसोस करता है। वह नहीं चाहता कि वही बात नानावा के साथ घटित हो, जो उस छोटी लड़की का नाम है जिसे हमने पहले देखा था। कार्ल ने अपनी सोच तब बदली जब उसने अपने पीछे किसी को चिल्लाते हुए सुना। वह पीछे मुड़ता है और बिलबोर्ड के सामने लोगों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनमें से कई हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा चुटकुला सुना हो। यह रोलांड द्वारा भेजा गया एक कार्य नोटिस था। यह भर्ती संबंधी सूचना थी जिसमें दीवार बनाने के लिए लोगों की तलाश थी। पत्थर पीसने वाले, कारीगर, सहायक और राजमिस्त्री जैसे पदों की तलाश थी। उन्हें प्रतिदिन ऑन कॉन से लेकर प्रतिमाह 1 स्वर्ण तक का वेतन देने की पेशकश की गई। कार्ल को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने भर्ती की अंतिम पंक्ति देखी। उसमें लिखा था, उत्कृष्टता दिखाने वाले लोगों को अधिकारी का पद दिया जाएगा। कार्ल को सीमावर्ती शहर में फैली एक अफवाह याद आई कि रोलांड का व्यक्तित्व विशेष है और वह पवित्र चर्च को बहुत नापसंद करता है। वह याद करता है कि उसने फांसी के दौरान क्या देखा था। रोलांड ने अन्ना को फांसी देने में अनिच्छा दिखाई थी। हो सकता है कि रोलांड का चुड़ैलों के प्रति अलग नजरिया हो। यह कार्ल की आखिरी और एकमात्र उम्मीद है। दूसरी तरफ कार्टर और रोलांड दीवारों की जांच कर रहे हैं। कार्टर ने रोलांड से पूछा कि वह दीवार कितनी ऊंची बनाना चाहता है और रोलांड ने कहा कि वह चाहता है कि दीवार कम से कम हो। साइड नोट, मैंने माप को चीनी फुट से मानकीकृत माप में बदल दिया है, जो कि है 5 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा कि 4 लोग एक साथ चल सकें। कार्टर ने दीवार के खाके के बारे में संक्षेप में सोचा और गणना की कि उसे कितना समय चाहिए। कार्टर ने कहा कि रोलांड द्वारा दिए गए लोगों के साथ भी वह इस परियोजना को अगले वर्ष के दानव माह के दौरान ही पूरा कर पाएंगे। मुख्य समस्या यह है कि दीवार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पत्थरों को सही ढंग से चुना और जमीन पर रखा जाना चाहिए। रोलांड ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि सीमेंट कार्टर को आश्चर्यचकित कर देगा। कार्टर को आश्चर्य हुआ कि सीमेंट क्या है। कुछ ही क्षणों बाद कार्टर और रोलांड उस संरचना पर पहुंचते हैं जिसे रोलांड ने हाल ही में बनवाया था, जो सीमेंट जलाने का कमरा है। रोलांड अपने मन में सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल तो आम बात है और वह सीमावर्ती शहर में सब कुछ पा सकता है, लेकिन तापमान एक महत्वपूर्ण कदम है। रोलांड को सटीक तापमान याद नहीं है तथा उसके पास तापमान को नियंत्रित करने के लिए कोई उपकरण या मशीन भी नहीं है। इससे पहले कि रोलांड अपना विचार पूरा करता, दरवाजा खुल गया और दरवाजे से गर्मी और भाप बाहर निकलने लगी। रोलांड ने कार्टर से वहीं रुकने को कहा। रोलांड दरवाजे की ओर चला गया
एना दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उसके चेहरे पर धूल के कण थे और वह पूरी तरह नग्न थी। रोलांड ने उसे अपना लबादा दिया और एना से पूछा कि सब कुछ कैसा है। एना ने रोलांड को निराश नहीं किया और रोलांड को वह उत्पाद दिखाया। यह भूरे रंग की धूल का ढेर है जो सीमेंट पाउडर जैसा दिखता है, लेकिन अभी भी इसका परीक्षण किया जाना बाकी है। एना इस सामग्री से अपरिचित हैं। उन्होंने पूछा कि इसका क्या उपयोग है। रोलांड ने सीमेंट के कई उपयोग गिनाए, जैसे घर बनाना, पुल बनाना, तथा बताया कि कैसे सीमेंट का घर लोगों को ठंड और बारिश या बर्फ से बचा सकता है तथा यह उन घरों की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है जिनमें औसत लोग रहते हैं। ऐसी अद्भुत सामग्री बनाने के लिए एना की सराहना की। कुछ ही क्षणों बाद रोलैंड ने अपना उत्पाद कार्टर और एना को दिखाया। कार्टर उत्पाद देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने सीमेंट को उठाने की कोशिश की, साथ ही दरार को खोलने का भी प्रयास किया। सीमेंट की ताकत का परीक्षण करने के बाद रोलांड ने एना और कार्टर को अपनी महत्वाकांक्षा बताई। वह राज्य के बाकी लोगों को बताना चाहता है कि चुड़ैलें वास्तव में सबसे अच्छी वाइफू हैं। रोलांड अपने वास्तविक प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ गया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एना ने रोलांड द्वारा नियुक्त लोगों के साथ मिलकर सीमेंट के धूल के कई बैग तैयार किए और अंततः परियोजना सही रास्ते पर आ गई। रोलांड ने स्वयं भी अपना दर्जा कम करके निवासियों को खाई खोदने का तरीका सिखाया, जिससे श्रमिकों का मनोबल बढ़ा और सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। यद्यपि श्रमिक प्रेरित हैं, लेकिन परियोजना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है और खाइयां सीवर से भी बदतर दिख रही हैं। हालांकि रोलैंड पहले इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन सिविल इंजीनियर नहीं था और अब उसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। इससे रोलांड को सिरदर्द होने लगता है, वह अपना सिर खुजाने लगता है। इसी बीच बारकोव रिपोर्ट करने आता है कि एक राजमिस्त्री की भर्ती की गई है जो ग्रे कैसल स्टोनमेसन एसोसिएशन में काम करता था। रोलांड याद करते हैं कि यह एक प्रसिद्ध संस्था थी, लेकिन बाद में इसे भंग कर दिया गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने बारकोव से कहा कि वे राजमिस्त्री को उनके पास लेकर आएं। दोपहर हो चुकी थी और रोलांड अपने कार्यालय में वापस आ गया था। उसके बगल में एना बैठी थी, वह किताब पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। वह फ्रेम रोलांड की नजर में कला के एक काम की तरह लग रहा था। रोलैंड चकित था, लेकिन जल्द ही कार्टर की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी, जो रोलैंड को बता रहा था कि राजमिस्त्री वहां है। जब राजमिस्त्री अपना सम्मान दिखा रहा था, रोलैंड ने उसे बीच में ही रोक दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। कुछ सेकंड बाद राजमिस्त्री ने ऊपर देखा और एना को देखा। वह चौंक गया और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। एना को उसके नाम से पुकारा। इससे कार्टर और रोलैंड नशे में हो गए और बेहद घबरा गए। एना ने किताब बंद की और किसी के उसे पुकारने की आवाज सुनकर ऊपर देखा। रोलैंड ने चिल्लाते हुए कार्टर से कहा कि वह दरवाजा बंद कर दे और कार्ल को भागने न दे। कार्टर दरवाजे की ओर दौड़ा और कार्ल से निपटने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। कार्ल अचानक घुटनों के बल बैठ गया। एना को देखना अभी भी उसके लिए अप्रत्याशित था। कार्ल ने फिर से एना से माफी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन यह देखकर बहुत खुश हुआ कि एना जीवित है। कार्ल के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि रोलैंड निश्चिंत है। उसे पता है कि यह व्यक्ति एना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एना खड़ी हो गई, चिंतित दिख रही थी। उसने कार्ल को अपना शिक्षक बताते हुए उसका परिचय कराया। कुछ मिनट बाद कार्ल शांत हो गया। तब रोलैंड ने पूछा कि कार्ल कौन है। कार्ल ने अपने आंसू पोंछे और अपना परिचय दिया तथा बताया कि वह किस प्रकार एना का शिक्षक बना। उसने रोलांड की आंखों में देखते हुए उससे कहा, हालांकि वह नहीं जानता कि रोलांड ने एक चुड़ैल को क्यों बचाया। भले ही रोलांड चाहता था कि एना उसके बिस्तर पर एक उपपत्नी के रूप में उसकी सेवा करे, फिर भी यह उसे मारने से बेहतर है। इस बीच कार्ल भी मन ही मन सोच रहा है, हालांकि वह नहीं जानता कि रोलांड वास्तव में क्या चाहता है। कम से कम अफवाह सही है। अगर वह नानावा को भी अपनी उपपत्नी के रूप में भेज सके तो नानावा भी सुरक्षित रहेगी। इसके बाद उन्होंने नन्नावा का परिचय देते हुए कहा कि वह भी एक सुंदर और मनमोहक लड़की है और उन्होंने सोचा कि क्या रोलांड उसे भी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता है। कार्ल ने चुड़ैलों की रक्षा करने के रोलांड के इरादे को गलत समझा। रोलांड ने कार्ल से कहा वह नन्नावा को देखने के लिए बुलाएगा यदि वह वास्तव में चुड़ैल है, लेकिन वह उसे उसके मूल परिवार से दूर नहीं कर सकता, खासकर जब उसके परिवार से वास्तविक खतरे का कोई निशान न हो। उसने कार्ल से कहा कि उसने उसे गलत समझा है। उसने अन्ना को बचाने का कारण वह नहीं था जो उसने सोचा था। रोलांड यह जानकर खुश था कि उसके शहर में एक और चुड़ैल है। कार्ल को गलत न समझने की उम्मीद करते हुए रोलांड ने फैसला किया, कार्ल को असली सच्चाई बताओ। रोलांड को लगता है कि यह झूठी बातें जिसमें कहा जाता है कि चुड़ैलों के पास शैतान की बुरी शक्तियां हैं, बकवास के अलावा कुछ नहीं है। रोलांड उन्हें हर कीमत पर बचाएगा जब तक कि चुड़ैलें कोई अपराध नहीं करती। रोलांड फिर दीवारों के निर्माण के बारे में बातचीत को वापस लाता है। हालांकि कार्ल अभी भी थोड़ा सा अटकलें लगा रहा है। वह जल्दी से अपने विचार को एक तरफ रख देता है। राक्षसी जानवरों से बचाव के लिए दीवार बनाने के रोलांड के विचार को समझते हुए कार्ल ने फिर परियोजना के बारे में कुछ पेशेवर सलाह दी। इस तरह परियोजना शुरू होती है और कार्ल को परियोजना का नेता नियुक्त किया जाता है। अगली सुबह पीछे के बगीचे में रोलांड हाथ में शराब का गिलास लेकर बैठा था। कार्टर और एक युवा लड़की धीरे धीरे पास आ रहे थे। यह नानावा है। वह घबराई हुई लग रही थी। उसने अपने हाथों को अपनी पोशाक पर कसकर पकड़ रखा था, अपने होठों को काट रही थी और कांप रही थी क्योंकि वह धीरे धीरे रोलांड के पास आ रही थी। अपनी बड़ी बड़ी क्रिस्टल जैसी आंखों से, जिनकी आंखों में कोहरा भरा हुआ था, रोलांड की ओर देखते हुए पूछ रही थी कि क्या वह मरने वाली है। नानावा वास्तव में मनमोहक थी। रोलैंड उसे देख रहा था, अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसे दिलासा दे रहा था कि वह मरने वाली नहीं है। एना भी अच्छी तरह से रह रही है। फिर रोलैंड ने खुद को चौथे राजकुमार रोलैंड विंबल्डन के रूप में पेश किया।
नानावा से अपना परिचय देने के लिए कहा। यह महसूस करते हुए कि वह मरने वाली नहीं है, उसकी आंखें चमक उठीं और खुशी से भर गईं। उसने खुशी से अपना परिचय दिया, वह नानावा पाइन है। फिर तुरंत ऐना का हाथ पकड़कर रोलांड के पास से भागी और गपशप करने लगी, रोलांड को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। रोलांड ने अपने पेय से एक घूंट लिया और दोनों लड़कियों को देखते हुए मन ही मन सोचा, आना अभी केवल 17 वर्ष की है, वह बड़ी होकर कितनी सुंदर होगी। बातचीत को धीरे धीरे खत्म होते देख रोलांड ने दोनों लड़कियों को बीच में रोका और नानावा से उसकी शक्ति के बारे में पूछा। सवाल सुनने के बाद नानावा फिर से डर गई। उसने अपनी आवाज कम करते हुए पूछा कि क्या रोलांड उसे फांसी देगा। रोलांड ने उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, केवल जघन्य अपराधियों को ही फांसी दी जाएगी और वह नानावा जैसी प्यारी लड़की के साथ ऐसा क्रूर काम कभी नहीं करेगा। नानावा ने सिर हिलाया क्योंकि उसने समझाना जारी रखा कि उसने अफवाह सुनी थी कि चुड़ैलों को शैतान से प्रभावित होने के बाद शाप दिया जाता है, लेकिन उसने पहले कभी शैतान नहीं देखा था। नानावा को अर्ध उदास मनोदशा में देखकर अन्ना ने चलकर नानावा को थपथपाया, उसे सांत्वना दी। नानावा शांत हो गईं और बताने लगीं कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि लगभग 1 सप्ताह पहले उन्होंने एक छोटे पक्षी को घायल होते देखा था और वह उस पक्षी की मदद करना चाहती थीं। तभी अचानक उसके हाथों से कुछ निकला, वह तरल रूप में था और पक्षी को घेर लिया। अगली बात जो उसे याद है वह यह कि पक्षी पूरी तरह से ठीक हो गया था। नन्नुआ की बात सुनने के बाद रोलांड का दिल धड़क उठा। वह नन्नुआ की शक्ति के महत्व को समझता है। ऐसे समय में जब कोई आधुनिक दवा नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है और कोई जीवन रक्षक नहीं है, एक छोटा सा घाव संक्रमण और बाद में मृत्यु का कारण बन सकता है। रोलांड को शायद एक अद्भुत खजाना मिल गया है। रोलांड ने तुरंत कार्टर को आदेश दिया कि वह उसके लिए एक जीवित मुर्गी लेकर आए। फिर रोलांड ने नन्नुआ से पूछा कि क्या वह अब भी सोचती है कि जानवरों को ठीक करने की उसकी क्षमता जानने के बाद भी उसकी शक्ति बुरी है। नन्नुआ ने ऊपर देखा और रोलांड को बताया कि उसकी शिक्षिका ने कहा था कि चुड़ैलें ऐसी चीजें कर सकती हैं जो आम लोग नहीं कर सकते, लेकिन यह शैतान द्वारा बिछाया गया जाल है। फिर उसने 3 उंगलियां ऊपर उठाते हुए कहा कि वह कसम खाती है कि उसने कभी शैतान नहीं देखा। रोलैंड ने कहा कि वह नन्नोवा द्वारा कही गई हर बात पर विश्वास करता है, लेकिन शैतान वाली बात पवित्र चर्च द्वारा बोले गए झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, और उसकी शिक्षिका भी इन झूठों से धोखा खाकर पीड़ित है। नानोवा ने पूछा कि चर्च अपने लोगों से झूठ क्यों बोलेगा। रोलैंड ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह समझता है कि पृथ्वी पर धर्म कैसे काम करता है। इतिहास में भी ऐसी ही बात हुई है। इसका कोई उचित उत्तर नहीं है, यह केवल अपने स्वयं के लाभ के लिए है। कुछ क्षण बाद हमने नानोवा को अपने हाथों को एक साथ पकड़े हुए सुना। जैसे उसका चेहरा लाल हो गया, उसने हल्के से कहा, महामहिम कृपया नरम रहें, इससे चोट लगेगी। रोलैंड मुस्कुराया और फिर जवाब दिया कि ठीक है, यह कुछ ही क्षण में हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वेबटून हिंदी को सब्सक्राइब करें।